हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की बिजनेस लॉ की बुक से चैप्टर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो आज की वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड बिजनेस लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो एक बार उसे चेक कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम जैसे पढ़ने वाले हैं थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब क्या ऑब्जेक्टिव, क्या स्कोप एंड ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का। तो गाइस जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वो इसीलिए था कि इजीली हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ इंडस्ट्रीज़ के, अपनी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, एंड जो भी डिस्प्यूट या कोई भी लड़ाई झगड़े या फिर कोई भी ऐसी स्थिति बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही है हमारी इंडस्ट्री में, तो उसे हम ईजिली सेटअप क्या है सेटलमेंट कर पाएँ उस चीज़ की। ठीक है, एंड ये जो एक्ट है ये प्राइमरली बेसिकली उन चीज़ों के लिए हमारी हेल्प करता है जिसमें हम एम्प्लॉयर्स के जो वर्कमैन के रिलेशंस हैं उसे मेंटेन कर सकें, पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों एंड फ्यूचर के, मतलब इजीली जो वर्क है वो अच्छी तरीके से चलता रहे। अगर कहीं जो रिलेशंस हैं जैसे कि एम्प्लॉयर के रिलेशन हो गए, वर्कमैन के रिलेशन अगर अच्छे होंगे तो ईजिली सभी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। अगर वही चीज़ इंडस्ट्रीज़ में क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सभी एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, किसी की बात को समझ नहीं रहे होंगे, तो वो चीज़ इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से वर्क हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 2010। गाइस इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि लीगल ऐसी प्रोविजंस बनाई जाएं जिससे जो डिस्प्यूट है या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है जो मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रियल की और उनके वर्कमैन के बीच में जो भी हो रही है उसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, एंड ये बेसिकली जो है ये बिल जो है ये अमेंड हुआ था, जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें कह सकते हो एक एडिशन है 1947 का जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। एंड ये एक्ट कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम जो डिस्प्यूट है इंडस्ट्री में होने वाले उसको सेटलमेंट कर सकते हैं उसकी। ठीक है, बेसिकली इसमें फ्रेमवर्क हमें दिए गए हैं किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हमें अच्छी तरीके से काम करवाना है, उनको सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्री का माहौल होना चाहिए, सारी चीज़ें किस तरीके से रेंज होनी चाहिए, वही हम सारा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट्स ऑफ एक्ट 2010। ठीक है, 2010 जो हमारा एक्ट आया था इसकी क्या क्या हाईलाइट्स हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है जो ये एक्ट है 2010 का, ये बेसिकली एक्ट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम जो डिस्प्यूट्स हैं वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच उसे अच्छी तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं। एंड जो ये एक्ट है करंटली उन पर्सनस पे अप्लाई नहीं होता है जो सुपरवाइज़र के कह सकते हो कैपेसिटी के अंदर या सुपरवाइजरी वर्क कर रहे हैं एंड जो 1600 पर मंथ से ज़्यादा कमा रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ पे ये क्या है अप्लाई नहीं होता है। एंड जो ये एक्ट 2010 है, ये जो सीलिंग है, मतलब ये जो हमारी ये एक लिमिट बनाई गई थी कि 1600 पर मंथ जितनी भी है अगर उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो ये एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होता। तो ये 2010 का एक्ट था, इसने ये जो लिमिट थी ये बढ़ा के 1600 से 10,000 पर मंथ कर दी थी। नेक्स्ट है जो ये एक्ट है ये क्या करता है, वर्कर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर मान लो जो वर्कर है उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है तो वो गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है एंड अपना जो केस है उसे कोर्ट या ट्रिब्यूनल में क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है। मतलब इसका क्या मतलब है, 2010 का एक्ट है वो अब वर्कर्स को अलाउ करता है कि वो सीधा कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है अगर उसके पास कोई कंप्लेन है। नेक्स्ट है 2010 का जो ये एक्ट है ये क्या करता है, इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट चाहिए मोर देन 20 वर्कर्स की। ठीक है, एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी वहाँ पे होनी चाहिए जो इनके जो ग्रीवियंस है यानी कि जो इनकी शिकायतों को सुन सकें। नेक्स्ट है जो ये एक्ट है 2010, ये इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे ब्रॉड किया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कंप्लेन वर्कर को हो रही है तो सीधा वो कोर्ट के में जा सकता है एंड अपने जो भी उसे कंप्लेन है उसे ईजिली फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट। कौन कौन से मेन फीचर हैं इस एक्ट के। द एक्ट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो ये एक्ट है ये पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ है। ठीक है, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में भी ये अप्लाई है। नेक्स्ट इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज एंड सर्टन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब जो ये एक्ट है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है एंड कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी क्या है एप्लीकेबल है, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट ले डाउन ए कॉम्प्रेसिव मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एंड ये हमें एक ऐसी तरीके का कह सकते हो ऐसा एक टूल एज ए टूल हम इस एक्ट को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो भी रहे हैं तो हम उसे ईजिली सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो रहा तो हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हमारी इंडस्ट्री में बने, उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता है कि क्या कर सकते हैं हम गवर्नमेंट को रेफर कर सकते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है हमारा। ठीक है, हम उसे लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में लेके जा सकते हैं ताकि हमारे जो ग्रीवियंस है, हमारी शिकायतें हैं उसे क्या मिल सके, एक कह सकते हो हल मिल सके या आंसर मिल सके।
ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये आप एक बारी मेन फीचर्स पढ़ लेना, बट ये इतना आता नहीं है, ठीक है, पर फिर भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो एक बारी हाइलाइट्स एंड मेन फीचर एक्ट की पढ़ लो, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, ठीक है। अब पहली है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं एंड ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिससे वो इस एक्ट के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है उसके अंदर डील कर सकते हैं। इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो इसीलिए है ताकि जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री में उसे प्रिवेंट किया जा सके और सेटलमेंट की जा सके, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे जिस तरीके से वो इस डिस्प्यूट्स के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइजिंग इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री। अब कोई भी इंडस्ट्री जो है अंडर द अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उसके रिलेटेड जो ये है वो सारा देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को किस तरीके से सेटल करना है, ठीक है, किस तरीके से प्रिवेंट करना है, मतलब इनके पास क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये सारी इंडस्ट्री को ये क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इनके रिलेटेड पावर्स है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, कोई भी इंडस्ट्री है वो रेलवे कंपनी ने कैरी की हुई है, कोई भी कंट्रोल इंडस्ट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड की हुई है, डॉक लेबर बोर्ड है, इनमें से आप ना 7-8 नाम याद कर लेना। कोई एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनमें से आप 10 नाम भी अगर याद कर लोगे ना, 5-6 कर लो तो बहुत है, ठीक है। मतलब फिर भी इसकी डेफिनेशन तो आपको रखनी है। ये माइन हो गई, ये एन ऑयल फील्ड हो गई, ये आप एक बारी याद कर लेना कि इन इंडस्ट्रीज़ पे बेसिकली जो हमारा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि इन जो इंडस्ट्रीज़ है उनके रिलेटेड ये अपना एक्शन ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस एवरेज पे, ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ट्रिपल ए के अंदर आता है। ये जो क्लोज है ये बेसिकली क्या है, ये आपको प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, एम्प्लॉय की जो वर्कर है इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसकी जो एवरेज पे है किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब किस तरीके से उसे कितना पैसा देना है। रिट्रेंचमेंट होगा, यानी कि जब वर्कर जो है वो काम छोड़ के जाएगा उस समय पे उसको कितनी पे देनी है। तो ये जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ट्रिपल ए है ये आपको प्रोवाइड करता है किस तरीके से आपको कितना पैसा वर्कर को काम करने के लिए देना है जब वो काम को छोड़ के रिट्रेंचमेंट के लिए जा रहे हैं, या काम से आपने निकाल दिया, मान लो अगर सीजन नहीं है काम का तो आपने उसको निकाल दिया, तो उस केस में आप उसको कितनी कंपनसेशन देने वाले हो, ठीक है। अब जो एवरेज पे है वो कुछ फॉलोइंग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले अगर मंथली पेड वर्कमैन है, मतलब मंथली आप उसे पे करते हो, तो एवरेज जो वेज है वो आप पे करोगे पेड फॉर 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, मतलब 3 जो महीने हैं उसके लिए पूरे उसे क्या करोगे, पे करोगे 3 महीने के लिए। नेक्स्ट इन केस ऑफ वीकली पेड वर्कमैन जो एवरेज है वेज वो आप पे करोगे फॉर 4 कंप्लीट वीक्स, मतलब 4 हफ्तों के लिए उसे पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डेली पेड वर्क द एवरेज ऑफ वेजेस पेड फॉर 12 फुल वर्किंग डेज, अगर वो डेली काम कर रहा है तो उसको क्या करोगे, 12 फुल वर्किंग डेज के लिए पे करोगे। एंड गाइस जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी वो लॉकआउट आ जाएगा आपका, ठीक है, स्ट्राइक का आ जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है तो हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड। अब गाइस अवार्ड का क्या मतलब है, अवार्ड एक इंटरिम है। इंटरिम का क्या मतलब होता है, कोई भी प्रोविजन या कोई भी टेम्पररी रिलीफ आप अपने क्या दे रहे हो, वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। कोई लेबर कोर्ट के द्वारा आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के थ्रू दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मतलब मैंने जैसे आपको बताया इंटरिम का क्या मतलब है, प्रोविजनल और टेम्पररी रिलीफ कोई प्रोवाइड कर रहे हो, एंड इसमें जो है डिसीजन सारे इससे रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। एंड जो ऑर्डर है वो कौन पास करेगा, लेबर कोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनी, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर आता है। बैंकिंग कंपनी जो है उसका क्या मतलब है, उसके लिए उसे 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए तभी ये कंपनी बैंकिंग कंपनी हो सकती है। एंड जो बैंकिंग कंपनी है वो डिफाइन होनी चाहिए सेक्शन 5 बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अंदर। एंड जो है उनकी ब्रांचेस होनी चाहिए मोर देन 1 स्टेट में, मान लो उसकी पंजाब में अगर कोई क्या है ब्रांच है तो उसकी दिल्ली में होनी चाहिए, ठीक है, चंडीगढ़ में हो गई, या एक स्टेट से अलग अलग स्टेट्स में उनकी क्या होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो कंपनी कौन सी है, बैंकिंग कंपनी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर, ठीक है। अब ये फॉलोइंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसे पढ़ सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी कौन सी कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है क्लोजर, इसका क्या मतलब है, परमानेंट क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई कहाँ मान लो एक जगह है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम चल रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे जहाँ काम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड काम हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, एकदम बंद कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज क्लोजर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन
जी के अंदर आता है। एम्प्लॉयर का क्या मतलब है, ये बेसिकली डिफाइन नहीं किया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। तो गाइस एम्प्लॉयर का बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में जो पर्सन दूसरे पर्सन को काम पे रख रहा है, मैंने आपको काम पे रखा है, आप मेरे वर्क करो, ठीक है, आप मेरे अंडर वर्क कर रहे हो, मैं आपको पे कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एम्प्लॉयर का मतलब समझ आ गया होगा, जो किसी को काम पे रख रहा है, ठीक है। तो गाइज़ आज हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि गाइज़ ये चैप्टर बहुत लेंथी है आपका, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कम से कम वीडियो में आपको ये कंप्लीट करवा दूँ। एंड बिजनेस लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नेक्स्ट पार्ट मैं इसका अपलोड करूँगी, अगर अपलोड हो गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया प्लेलिस्ट का, आप उसमें ईजिली चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।